उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का 15वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 14वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। रामानाथ के घर चरणदास नामक एक दलाल आभूषण लेकर आ पहुंचा। जालपा ने इस भ्रम में 2 आभूषण और क्रय कर लिए कि इनके रुपए अम्मा जी देंगी। प्रस्तुत थे गबन उपन्यास का भाग 15वां। जालपा वो एकांतवासिनी रमणीना थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा ना लगता था। अब तक तो वो मजबूर थी, कहीं आ जाना सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वो क्यों मनमारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वो सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी ना रही, वो अकेली ही आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की भी कैद नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्राभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वो मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता था। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्ते का खर्च उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी वो स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसी के मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां के बाहर देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वो क्यों ना जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वो घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोच बस पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वो उन फैशनेबल औरतों से किसी बात से कम है। रमा बहुत शिक्षित ना होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वो पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लिवा जाता तो पंडों तक से ना बोलने देता। किंतु अवस्था के साथ रमा का वो लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप शोभा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी। जालपा रूपहीन, काली कलूटी, फूहड़ होती तो वो जबरदस्ती पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में शर्म आती। बाहर के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, साथ
नहीं भाई, 7 वालियां जीने ना देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कुछ ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चीख की आड़ में बैठी रहे। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झिंपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वो समय भी आया जबकि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नई महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है और विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर ली। उसके सौंदर्य में वो गरिमा, वो कठोरता, वो शान, वो तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा, तो सवेरे तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? फिर इसकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? जालपा, क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर ना दिया। उससे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी ना थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हाल में चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वो इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नेत्रों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह कैसी खिल रही है? जालपा, सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं? 135 रुपये। 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, मगर यह सब रुपये अदा कैसे होंगे? रामा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनूं। इन चीजों को लौटाओ। रमा ने कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ ना लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वो इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बता दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदुभूषण एडवोकेट, हाईकोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वो महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था।
रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और इनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उससे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वो साफ कह देता मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उसे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे ना थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में बार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे की सिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हो। इसके प्रतिकूल रतन सांभली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्भ ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वो रानी सी लगती थी। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फी सब मेज पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठे। दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा तो मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे कहा, शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जबान भी हो तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दे, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम नहीं होती। रमा ने कहा, आपने हजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा दी जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी फेरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं इनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पति देव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं।
इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे। मामा जी ने मेरा पालन किया। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाए। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध बहुत कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है। क्या करूं? मैं जितना चाहूं खर्च करूं, जैसे चाहूं रहूं, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं मेरे हाथ में रख देते हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। रतन, हाँ बहन, है तो देवता ही। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नर्म है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बंधा रखे हैं। तुम्हारा यह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए, पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसके पास जाऊं? किसी से परिचय नहीं। घड़ी आध घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा, क्या जरूरत है, तांगे मिलते ही हैं। रतन, ना जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वो भी तो आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे? जालपा, रमा से। क्यों? चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिनों में बनवा देंगे। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने कहा, हाँ, बनवा क्यों नहीं सकता है। रतन, बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमानाथ, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपये नहीं है। रुपये के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वो कह सकता है, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है? वो मर जाएगा, पर यह उज्र न करेगा। वो कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। पर जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ,
रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा। तो वो खुश हो गई। रतन, तो कब आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सराफ से कह दूंगा, 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमानाथ, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हरज नहीं, यह रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। रमानाथ, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आऊं? जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशों के रंगीन गुलदान और फानुस में ला दूंगा। कुर्सियां मेज सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ना कूली की जरूरत, ना मजदूर की। उन्हीं मुसलचंद को कह दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लोंडे को जोत दूंगा। कहूंगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ। कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब भी होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, यह बहुत अच्छा किया, हमें तो मेम साहब से काम है। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। एक मोटर कार द्वार पर आके रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता हैं, यह मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले। दूर से ही उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सराफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए ना दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा दिए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी, चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। यह कहकर वो मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।